नमस्कार दोस्तों। तहव्वुर राणा को घसीटकर मोदी सरकार भारत तो ले आई। इसे लेकर कुछ लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं तो कुछ राजनीतिज्ञ इसे अपने राजनीतिक एजेंडों की थाली में परोसने भी लगे हैं। लेकिन हम आज आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि अब किस तरह से केस मुकदमा चलेगा तहव्वुर को लेकर। उस हमले की सच्चाई को कुछ गीत फिर से किस तरह से घुमाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ और बताएंगे। और हम जो आज बताने जा रहे हैं आपको, हम लोग कड़ियों को, उसकी साजिशों को जिस तरह से जोड़ने जा रहे हैं वो शायद ही कहीं और आपको देखने सुनने को मिले। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो ताकि अपने देश में छुपे जयचंदों को आप पहचान सकें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 26/11 के उस मुंबई हमले को भूल सकते हैं। वो खौफनाक रात जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की बौछार हुई थी, जब ताज होटल जल रहा था और जब पूरे देश की सांसें थम गई थी। 166 मासूम लोग मारे गए, लेकिन उस रात सिर्फ इंसान नहीं मरे, कुछ झूठ, कुछ एजेंडे भी वहीं दम तोड़ गए। तुकाराम ओंबले नाम का वो सिपाही जिसने अकेले अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, उसी की शहादत ने एक बड़े झूठ की पोल खोली। अब जरा पीछे लौटिए, 26/11 से 1-1.5 साल पहले का समय याद कीजिए। मालेगांव ब्लास्ट, अजमेर शरीफ धमाका, मक्का मस्जिद हमला और समझौता एक्सप्रेस का विस्फोट। हर हमले के बाद सरकार का रुख एक ही दिशा में जाता था, हिंदू आतंकवाद। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इन सबको बिना पुख्ता सबूतों के जेल में डाल दिया गया। मालेगांव में शुरू में सिमी और लश्कर तैयबा पर शक था। मक्का मस्जिद और अजमेर में भी शुरुआत में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का नाम आया। समझौता एक्सप्रेस में तो 68 लोग मारे थे, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे, और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ISI और लश्कर का नाम ले रही थी। लेकिन फिर अचानक से एक नया नैरेटिव उभरने लगा, भगवा आतंकवाद। असीमानंद के एक कन्फेशन को मीडिया में लीक किया गया, जो बाद में कोर्ट में खारिज हो गया। साध्वी प्रज्ञा 9 साल जेल में रही। फिर NIA ने खुद कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, और कर्नल पुरोहित, उन्हें साजिश रचने के आरोप में फंसाया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो खुद मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। और फिर आया 26/11, मुंबई पर हमला हुआ। लेकिन इस हमले को भी कुछ लोग एक और एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने लगे। कुछ नेताओं ने, कुछ पत्रकारों ने कहना शुरू किया, क्या ये भी RSS की साजिश है? दिग्विजय सिंह ने तो बाकायदा एक किताब लॉन्च की, जिसमें कहा गया कि हेमंत करकरे हिंदू आतंकवादियों से परेशान थे। लेकिन बाद में खुद हेमंत करकरे की पत्नी ने इन दावों को खारिज कर दिया। अब बात करते हैं असली साजिशकर्ताओं की। डेविड हेडली, एक अमेरिकी नागरिक जिसने खुद कबूला कि वो ISI और लश्कर तैयबा के लिए काम करता था। उसी ने मुंबई के टारगेट्स की रेकी की थी, और उसके साथ था तहव्वुर राणा, एक पाकिस्तानी कैनेडियन डॉक्टर। उसी के जरिए बिजनेस वीज़ा और कवर स्टोरी बनाकर मुंबई में सेटअप तैयार किया गया, और अब अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया है, यानी मामला फिर से खुला है। Basically, NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody. लेकिन क्या सच सिर्फ यही है, या पर्दे के पीछे और भी कुछ चेहरे हैं जो उस वक्त इस हमले को एक नए नैरेटिव में ढालने की कोशिश कर रहे थे? विकीलीक्स के एक डिप्लोमेटिक केबल में कहा गया कि राहुल गांधी ने अमेरिकी राजनयिक से कहा था कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज ए बिगर थ्रेट देन लश्कर तैयबा। यह वही वक्त था जब पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में खून की नदियां बहाई, और उस खून के छींटों से कुछ लोग एक हिंदू आतंकी स्क्रिप्ट लिख रहे थे। लेकिन एक सिपाही, जिसकी बात हमने पहले भी की शहादत ने उस स्क्रिप्ट को जला दिया। तुकाराम ओंबले ने जान देकर कसाब को जिंदा पकड़ा, और उसी से पूरी सच्चाई बाहर आ गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि हेडली और राणा दोषी थे। असली सवाल ये है कि क्या इस हमले का इस्तेमाल भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा और भारत के धार्मिक संतुलन को तोड़ने के लिए किया जा रहा था? क्या कुछ अपने भी इस पूरे मामले में शामिल थे, जो इस हमले की आड़ में भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ना चाहते थे? सोचिए,
जवाब शायद आपके पास है। और इस खेल के किरदार महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट, जिसने खुद स्वीकार किया कि वो हेडली को मुंबई घुमा रहा था। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो आतंकी है। मान भी लिया जाए कि उसे नहीं पता था, तो क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी नहीं पता था? क्या एक ISI कनेक्टेड पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक बिना किसी स्थानीय संपर्क या आंतरिक ढील के इतनी आसानी से मुंबई में घूम सकता था? अब गौर करिए कि जब डेविड हेडली की सच्चाई सामने आई, तब राहुल भट्ट को लेकर कोई गहन जांच नहीं हुई। उल्टा मीडिया में उसे विक्टिम की तरह दिखाया गया और बाद में वो बिग बॉस जैसे टेलीविजन शो में एंटरटेनमेंट देने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 26/11 की रात जब देश जल रहा था, लोग भाग रहे थे, गोलियों की आवाज में सन्नाटा चीख रहा था, उस रात जैसे भारत बिखर गया था, टूट चुका था। सड़कें वीरान नहीं थी, हर तरफ चीखें पसरी थी, जो गूंजते हुए सन्नाटे का एहसास करा रहे। लोग जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे, कुछ अपनी आखिरी सांस के साथ जमीन पर गिरते जा रहे थे। खून से लथपथ फुटपाथ, बिखरे हुए बैग और मोबाइल में बजते उन अपनों की कॉल। लेकिन अपनों ने तो कब का साथ छोड़ दिया था। सबने अपनी आंखों से टीवी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से मुंबई जल रही थी और इस देश की आत्मा पूछ रही थी, क्या ये मेरी आखिरी रात है? और उसी दौरान देश का गृह मंत्री शिवराज पाटिल कपड़े बदल रहे थे। NSG की फ्लाइट को घंटों रोके रखा गया ताकि कैमरे के सामने वो प्रेजेंटेबल दिखे। यानी आतंकवादियों को रोकने निकले कमांडो तब तक नहीं जा सके जब तक मंत्री जी तैयार नहीं हो। अगर आजाद भारत की सबसे शर्मनाक कहानी अगर किसी को सुनानी हो तो बस शिवराज पाटिल का वो चेहरा को याद करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक किताब का विमोचन किया, RSS की साजिश। जी हाँ, जिस समय देश को एकजुट होकर पाकिस्तान की ललकारने वाले आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, उसी समय देश के भीतर से एक नैरेटिव गढ़ा गया कि 26/11 कोई बाहरी हमला नहीं था, बल्कि एक संघ की साजिश थी। इस किताब में यह दावा किया गया कि हेमंत करकरे, जो मुंबई ATS के चीफ थे और इस हमले में शहीद हुए थे, उन्हें कथित रूप से हिंदू आतंकवादियों से धमकियां मिल रही थीं। लेकिन इस दावे को करकरे की पत्नी ने खारिज किया, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, और किसी जांच एजेंसी ने इसे कभी पुष्टि भी नहीं किया। सोचिए, जहां पाकिस्तान की सेना की सह पर एक सुनियोजित हमला हुआ, वहां देश के भीतर बैठे कुछ शक्तिशाली लोग उस हमले की दिशा ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से खिलवाड़ था। तो अब जब तहबूर राणा भारत की गिरफ्त में है और जब डेविड हेडली अमेरिका में सजा काट रहा है, तो सवाल ये है कि क्या इन दो चेहरों के पीछे के बाकी चेहरे कभी सामने आएंगे? क्योंकि जब कोई शहर जलता है तो सिर्फ आतंकवादी दोषी नहीं होते, वो भी जिम्मेदार होते हैं जो उसे जलता देखने के लिए चुप रहते हैं या फिर जलने के बाद एक फर्जी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अब आते हैं उस आरोप पर जो और भी चौंकाता है कि 26/11 के हमलावरों को हिंदू दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई प्रमाण था या है? 2009 में मुंबई पुलिस के तत्कालीन प्रमुख राकेश मारिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया तब उसके पास एक ID कार्ड मिला था। इस कार्ड पर नाम लिखा था समीर दिनेश चौधरी। इसके अलावा कसाब के हाथ पर कलावा, यानी हिंदू परंपरा में पहना जाने वाला पवित्र धागा बांधा गया था। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी आतंकी के पास नकली भारतीय ID और धार्मिक चिन्ह क्यों थे? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है, अगर कोई आतंकी जिंदा पकड़ा जाए तो उसे हिंदू आतंकी साबित किया जा सके। लेकिन ये प्लान तब बिखर गया जब मुंबई पुलिस के तुकाराम ओंबले ने अपने सीने पर AK-47 की गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया। सोचिए, अगर कसाब मारा गया होता तो ये कहानी कभी सामने ना आती और शायद इतिहास की किताबों में ये लिखा गया होता कि 26/11 हिंदू आतंकवाद था। अब आते हैं एक और बड़े खुलासे पर। 2010 में विकीलीक्स द्वारा लीक की गई एक अमेरिकी राजनयिक केबल के अनुसार राहुल गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राजदूत
टिमोथी रूमर से बातचीत में कहा था कि भगवा आतंक यानी कि सैफरन टेरर भारत के लिए अलकायदा से बड़ा खतरा है। ये वही समय था जब यूपीए सरकार में आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद ढीली प्रतिक्रिया दिखाई गई। पाकिस्तान को सजा देने की जगह देश में एक अल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। ये असल खतरा भारत के अंदर ही है, लेकिन हकीकत क्या थी? 26/11 के 10 हमलावरों में से 9 पाकिस्तान से आए। सभी के पास AK-47, GPS और सैटेलाइट फोन थे। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, इनके निर्देश सीधे कराची में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के कंट्रोल रूम से आ रहे थे। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भी माना कि हमला ISI की सह पर हुआ था और इसमें डेविड हेडली, तहव्वुर राणा और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसरों की भूमिका थी। इसलिए जब ये कहा जाता है कि 26/11 के हमले को हिंदू आतंक के रूप में पेश करने की कोशिश हुई, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। अगर कसाब जिंदा न पकड़ा गया होता तो आज शायद हम एक झूठे नैरेटिव को सच मान चुके होते। ये सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां एक देश को अपने सच को बचाने के लिए अपने ही भीतर छिपे झूठ से लड़ना पड़ा।